देखो, बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। अब इसमें से क्वेश्चन पेपर में कैसे बनते हैं या क्या क्या क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देख बड़े ध्यान से पीडीएफ खोली है, पहला पेज पे एक एक करके डिस्कस कराता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले याद रखना है, फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में आते हैं आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जी जो है आर्टिकल देखने को मिलते हैं हमें फंडामेंटल राइट में। उसके बाद जहाँ पे कोई पूछे जो फंडामेंटल राइट कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से लिए हैं, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव हुए हैं, यूएसए। ये अगला क्वेश्चन याद रखना है। इसको बिल ऑफ राइट भी बोलते हैं। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। रेड पेन में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी गई हैं। इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। कोई पूछे किसको, फंडामेंटल राइट को। फिर आता है कि क्या ये जस्टिसेबल नेचर के हैं फंडामेंटल राइट? हाँ है। कोई हमारे से अगर छीनने की बात करे, कोई भी ऐसी वैसी बात करे, तो ये जस्टिसेबल नेचर के हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। आपसे मैं अगर पूछूं सुप्रीम कोर्ट जा सकता है इंसान अपने फंडामेंटल राइट किसी छीनने जा रहे हैं, तो कौन सा आर्टिकल आता है सुप्रीम कोर्ट के लिए? क्वेश्चन पेपर में आ गया से पता है कौन सा आर्टिकल है वो? 32 आर्टिकल है वो, 32 आर्टिकल। और कोई हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जाए अगर फंडामेंटल राइट का कोई हनन कर रहा है, तो वो आर्टिकल है 226। हाई कोर्ट के लिए 226, सुप्रीम कोर्ट के लिए 32। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें एक चीज और याद रखनी है, भीमराव अंबेडकर ने इसको बोला हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पेपर में आता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला हुआ है? ऑप्शन दिए थे 4, तो भीमराव अंबेडकर टिक करके आना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर। उसके बाद सिर्फ इतना सा पूछे, कोई हार्ट एंड सोल नहीं, ऐसे पूछ ले सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं प्रेमबल को बोला है। अभी जो प्रेमबल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? जो बोला ठाकुर दास भार्गव ने बोला है। जो लाइन अलग है और जो अलग है, जे हार्ट एंड सोल, भीमराव अंबेडकर, दिस इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द प्रेमबल। और किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लाइन बोली गई, ये ध्यान रखना है। हाँ, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रहेगा याद। आगे उसके बाद और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है? दैट इज अ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये हर किसी को अपना राइट देते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि आपके साथ भेदभाव कर लिया, इसको फंडामेंटल राइट की पूरी सिक्योरिटी दे दी हमने, उसको नहीं दी। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगर है तो सबके लिए बराबर है। ये कह रहा है अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा गया, दे अपहोल्ड द इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। और टोटल फंडामेंटल राइट की बात करें, शुरू में 7 थे, अभी कितने 6 हैं। एक इसमें से डिलीट हो गया है। डिलीट कौन सा हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हुआ है, आर्टिकल 31 में वो आता है। अब इसको रखा गया कहाँ पे? 300A में रखा हुआ है। आपसे को पूछे राइट टू प्रॉपर्टी जो डिलीट हुआ वो कौन से अमेंडमेंट से डिलीट हुआ? कौन से अमेंडमेंट से डिलीट हुआ राइट टू प्रॉपर्टी? 44th अमेंडमेंट 1978 से वो डिलीट हुआ। जो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी फंडामेंटल राइट की बात करिए, नंबर 1 पे है राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच आता है। राइट टू फ्रीडम कोई पूछे 19 से लेकर 22 तक आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 के बीच। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28। ठीक है, पीडीएफ में लिखा वो सारा याद करना है। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट 29 और 30 के साथ आते हैं। आप बता सकते हैं उनका आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? 17 किसकी बात करता है? 17 आर्टिकल 17? हाँ, कल पढ़ा हमने। एबोलिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो आगे लिखा कि राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट किया 1978 का, जो याद रखना है। अब इसको एक लीगल राइट रखा गया है 300A में, तो पार्ट 12 में रखा गया इसको। तो टोटल अभी हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो टोटल कितने हैं? 6 हैं हमारे पास, ठीक है। पहले 7 थे, अभी 6 हैं। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्वेश्चन पेपर में जहाँ से ऐसे निकलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आता है जी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है और इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से लिया, जो दोनों आर्टिकल नंबर 14 के अंडर में आते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल 15 है, ये कहता है कि कभी भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। ये ऐसे वर्ड वहाँ पे डाल देते हैं। हो सकता है जहाँ पे ऐसा वर्ड डाल दे कि हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, तो डिसेंट वर्ड तो इधर लिखा ही नहीं है, तो तब इसका ऑप्शन ये नहीं बनेगा।
15 वाले को ध्यान से पढ़ना है, रेस कास्ट सेक्स पे हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। 16 वाला आर्टिकल आपका कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। कल भी लिखवाया था आपको, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी जो प्रोवाइड करने की बात की जाती है। ऐसा नहीं कि किसी को प्रेफरेंस पहले दे दी, बाकी वालों को प्रेफरेंस बाद में दी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। दैट इज द आर्टिकल नंबर 16 कहता है। और जो अभी पूछा मैंने कि आर्टिकल 17 क्या कहता है, जो अनटचएबिलिटी की बात करता है, छुआछूत, ये हमने खत्म करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका हाथ मेरे से टच हो गया, आपका पैंट टच हो गया, आप उस बर्तन को हाथ नहीं लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। ये आता है आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल 18 कहता है कि आपको टाइटल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने हैं, सिर्फ मिलिट्री वाले एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाकी वाले किसी को टाइटल एक्सेप्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है। आर्टिकल 18 टाइटल को खत्म करने की बात करता है, क्योंकि पुराने जमाने में टाइटल अंग्रेज देते थे, तो जी जहां हमारे इंडिया में नहीं चलता है। राइट ऑफ फ्रीडम की बात करें, फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आते हैं। इनकी अगर बात करें, आपसे कोई पूछे कि 19 का ए पार्ट क्या कहता है, 19 का ए पार्ट कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको फ्रीडम है बोलने की, एक्सप्रेस करने की चीज़ों को, ये है आपका 19 का ए पार्ट। सपोज करो कॉलेज लेवल पे हो, आप अपने वर्ड्स शब्द रख सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी पूरी क्या है, आपको फ्रीडम है। आर्टिकल 19 का बी पार्ट कहता है कि आप असेंबली बना सकते हो। ठीक है, आप असेंबली बना सकते हो। देखते हो बड़े सारे जहाँ प्रोटेस्ट करते हैं लोग, हमारी डिमांडें पूरी करो, हमारा जे पूरा करो, तो वो आर्टिकल 19 के दूसरे पार्ट में वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तीसरे में कि एक एसोसिएशन बना सकते हैं हम अपनी। चौथा कि हम मूवमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्ट में इंडिया के। कहता है कि हम इंडिया के किसी पार्ट में रिसाइड रह सकते हैं। और इसका 19 का 6th पार्ट जो कहता है, ये कहता है प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोफेशन की। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ये 19 का कौन सा 6th पार्ट कहता है, लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 की बात करिए, कहता है कि आप को जहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस की बात कर रहा है, यानी कि कोई किसी से अपराध हो गया है, उधर प्रोटेक्ट करना उसको। उसके बाद 21 कहता है आपके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। ऐसा नहीं मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चेक कर दूं, ऐसा नहीं कोई पुलिस वाले आके हमारे रूम में अंदर झांक रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ये हमारा राइट है, हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल लिबर्टी हमारी एक अधिकार है। 21A ये आपका एजुकेशन का है। और 22 जो आर्टिकल है, दैट इज द जो अरेस्ट या डिटेन किया हो किसी पर्सन को, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। कोई वकील करे, अपने आप को किसी फैमिली को फोन करे, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्शन के लिए पूरी हेल्प कर सकते हैं। दैट इज द आर्टिकल नंबर 22 है। लिखा गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, ये आता है 23 और 24 के बीच आता है। जो आपका जो 23 है, कल मैंने लिखवाया, जो ये बच्चे महिलाएं जो जिनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचने का काम करते हैं, ठीक है, उनको उधर से बचाना है, प्रोविजन करनी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको बोलते हैं। एक आलिया भट्ट की इसके बेस पे एक मूवी भी है, देख सकते हो। उसके बाद जो 24 है, वो कहता है कि बच्चों को फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम नहीं लगाना है। उन बच्चों का टाइम पढ़ने लिखने का, अगर कोई दिखता है तो उनको वो पनिशमेंट मिलेगी। जी आपको थोड़ा ब्रीफ में मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपने ध्यान रखना है क्या क्या बताया आपको। उसके बाद बात करें जहाँ पे आर्टिकल नंबर जो दिए गया 25 से लेकर 28 तक, ये कहता है आपके रिलीजन की बात करता है। आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेशन, ठीक है, प्रोपोगेट कर सकते हो रिलीजन को। हिंदू जैसे अभी देखो हर सत्संग में सनातन धर्म को क्या करें, प्रमोट करें हैं कि सनातनी धर्म सबसे अच्छा धर्म है। तो ये क्या आता है, आर्टिकल नंबर 25 में आता है। 26 में आता है कि आप उनके रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, फ्रीडम आपको। आप जाओ वहाँ पे मंदिर की सफाई करो, मंदिर बनाओ, ठीक है, एक एसोसिएशन इकट्ठी करो, वहाँ पे पूरा मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा आप देख सकते हो। 27 जो कहता है आप रिलीजन के बेस पे टैक्सेस इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, और अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो। देखते हो बड़े मंदिर के बाहर ऐसे उन्होंने बोलते हैं, भाई अगर आपकी कोई जितनी जता शक्ति है तो दे दो, जबरदस्ती थोड़ी मांगते हैं, अपनी इच्छा जितना दे सकते हो तो दे दो। जे बोलते हैं आप कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, तो ये आ गया आर्टिकल नंबर 27 में। उसके बाद आप जहाँ पे एक वर्शिप भी अटेंड कर सकते हो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 28 कहता है। जैसे मुस्लिम क्या करते हैं अपने देखो मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है, वो कहते हैं हमारे बच्चों को अगर एजुकेशन नहीं मिलेगी चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को जो धर्म के रिलेटेड जो कार्य है वो पूरे सिखाने हैं।
हमारे हिंदू में थोड़ा ये कम है, लेकिन वो पूरा पूरा उनको सिखाते हैं, प्रमोट करते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे को एक धर्म के बारे में पूरा पता होना चाहिए, किस तरह से धर्म को फॉलो करना है, किस तरह से हमने पूजा करनी है, किस तरह से क्या करना है, वो एक एक शब्द बच्चे को, छोटा बच्चा होता है उसको सिखाते हैं। तब देखते हो जब कोई मुस्लिम कहीं भी हो, वो जब दोपहर के 12-1 बजते हैं वो नमाज ज़रूर पढ़ता है। लेकिन हमारे हिंदू में देखो हाँ क्लासेस भी होती हैं उनकी, भाई उसी बात कर रहे हैं कि वो एक हम आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को गाइड कर सकते हैं इसके रिलेटेड। जी आपका आर्टिकल नंबर 28 कहता है, 28 लिखा गया कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। वर्शिप नहीं, पीडीएफ भेजी मैंने ग्रुप में, सब में है वो, सबको पीडीएफ भेजी है वो एक ग्रुप में है, वहाँ पे जहाँ पे लिखा है पॉलिटी 75 आवर, वो पीडीएफ खोलो। आगे देखिए जो 29 और 30 की बात करें, जब कहता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है, आज से कोई पूछे कि 29 क्या कहता है, जी कहता है कि हमने अपने कल्चर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं हम देखते हैं कभी हम अपनी डोगरी को बोलने में बड़ी शर्म करते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलने में बड़ी शर्म करते हैं, सोचते नहीं इंग्लिश सीखनी है। नहीं, आप देखो पंजाबियों को देखो अपनी लैंग्वेज कभी नहीं छोड़ते, आप लद्दाख में चले जाओ वो अपनी लैंग्वेज कभी नहीं छोड़ते, लेकिन हम बड़ी शर्म करते हैं, डोगरी को छोड़ देते हैं, हम हिंदी में आ जाते हैं। हमें अपनी एजुकेशन जो लैंग्वेज है इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कल्चर को। और देखो कितनी सारी स्टेटें ऐसी जो अपने कल्चर को आज भी मेंटेन करके रखी है, और उनके आज भी डांस कितने फेमस हैं, उनके फोक डांस, उनके जे डांस, वो डांस, सारे डांस, उनके कल्चर, उनके रीति रिवाज आज भी फेमस हैं। लेकिन हम जहाँ भी शर्मी करते रहते हैं, नहीं ऐसा हम किसी दूसरे के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमारा जो कल्चर है उस कल्चर को आगे प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे लेके चलना चाहिए। ये था आपका कल्चर के रिलेटेड आर्टिकल नंबर 29। उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, ये कहता है कि हमने राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी को भी ध्यान रखना है, यानी कि हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े से पिछड़े हुए हैं, उनको भी साथ लेके चलना है, उनको भी एक राइट है उनका भी जिंदगी जीने का। 30 की बात कर रहा है। 32 एक ऐसा आर्टिकल आपका जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। और आते मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हमें क्या मिलेगा, रेमेडीज मिलेगी, हमें सोल्यूशन मिलेंगे, हमें आंसर मिलेंगे। होता ना बड़े सारे लोगों को जमीन है, कोई कुछ है, कोई कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बड़ी सारी बिल्डिंगें ऐसी थी जो पोल्यूशन क्रिएट करती थी, उन बिल्डिंग को ऐसे उनको ख़त्म कर दिया गया। तो वो क्या कर रहे थे, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही थी। जे हमारे जो जितने भी सोल्यूशन मिलते हैं आर्टिकल 32 में मिलते हैं, वो मिलते हैं किस तरीके से हैं, वो आपको अलग अलग रिट के थ्रू मिलते हैं। तो रिट कौन कौन सी होती है, रिट में अगर बताऊँ आपको, टोटल हमारे पास 5 रिट हैं। पहली हैबिस कॉर्पस है, दूसरी मैंडमस है, तीसरी प्रोहिबिशन है, चौथी सैररी है, 5वीं क्यू वारंटो है। इनको मैंने पढ़ाना अभी, अगर अभी लेक्चर के आगे अगर दिया होगा तो मैं पढ़ा लूँगा, नहीं तो इसको बाद में हम कंप्लीट करेंगे। हैबिस कॉर्पस इन मिनट्स में ये है कि जैसे सपोज पर किसी पुलिस ने आपको उठा लिया, आप वहाँ पर रिट लगा सकते हो, भाई आपने किस अथॉरिटी से मुझे उठाया है। जैसे सपोज करो जॉब आपको मिली थी, मिल गई आपको जॉब, आप रिट लगा सकते हो कि भाई आपको जॉब कैसे मिली, इसमें तो मैं फॉल करी थी, मेरी परसेंटेज ज़्यादा थी, मेरे नंबर ज़्यादा थी, इनको कैसे जॉब मिल गई। तो वहाँ पर बंदा क्या करता है, रिट लगाता है। जी हाँ, रिट के बारे में आपको आगे सिखाऊंगा। आगे देखो, आगे पेज पे आया, अगर लिखा गया हेडिंग फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट, फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट लिखे गए हैं। बोला गया कि फंडामेंटल राइट सभी सिटीजन के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे के लिए है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन देम, स्टेट एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। जैसे मैंने बोला कि एक आर्टिकल ये कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हो, असेंबली एसोसिएशन बना सकते हो, और आपको राइट है। तो इतना भी राइट नहीं दिया ना उसने, रेस्ट्रिक्शन रख दी उसने। क्या रेस्ट्रिक्शन रखी उसने, कहा कि ऐसा नहीं रास्ते में चलते अपने लोगों को गाली देना स्टार्ट कर दी, ऐसे नहीं रास्ते चलते लोगों को थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर दी, बोलोगे हमारा तो फंडामेंटल राइट है, हम तो जो मर्जी करें, ऐसा नहीं है। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखी गई हैं। आप जो बोलोगे आपको सोच समझ के ही बोलना पड़ेगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन देम। उसके बाद लिखा कि हाउ एवर वेदर सच रेस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल हो सकती हैं या नॉट डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ऐसा भी हो सकता है कोर्ट ने वो डिसाइड नहीं की हो लेकिन फिर भी लगाई जाएंगी। दे आर जस्टिसेबल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, जस्टिसेबल। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि ये जस्टिसेबल नेचर के होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, हमें पूरा पूरा सोल्यूशन देते हैं। यानी अलाउइंग पर्सन, ये पर्सन को क्यों बोला जस्टिसेबल, कि इनका फंडामेंटल राइट का कोई वायलेट करता है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसलिए इसको जस्टिसेबल नेचर का बोलते हैं। कहता है कि जिस सस्पेंड होते हैं, जिस सस्पेंड वाला पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। कहता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम, इसको कॉपी पे लिख देना, जिस लाइन आपको समझ लगे इसमें बोलूंगा। नेशनल इमरजेंसी की बात करें, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सारे आर्टिकल आपके सस्पेंड हो जाते हैं। 20 और 21 को छोड़ के नेशनल इमरजेंसी के टाइम सारे आपके आर्टिकल
सस्पेंड होते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद आर्टिकल 19 में 6 आर्टिकल है। आर्टिकल 19 में 6 है, 1 2 3 4 5 6 अभी पढ़ाया मैंने। कहते 6 के 6 आपके खत्म हो जाते हैं अगर कहीं में इमरजेंसी किसी वार की वजह से और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगी हो। अगर कोई वार की वजह से और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर इमरजेंसी लगी हो, इसका मतलब होता है कि बाहर किसी कंट्री अटैक कर दी हमारी कंट्री में, तब आपके आर्टिकल 19 के सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। 6 के 6 पार्ट आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बोला गया कि आर्टिकल 19 के 6 के 6 पार्ट अगर ये एंड तब नहीं होंगे जब आर्म्ड रिबेलियन की वजह से इमरजेंसी लगी होगी। आर्म्ड रिबेलियन लिखो उधर, ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन, सेना विद्रोह बोलते हैं इसको, आर्म्ड रिबेलियन, तब आपके 19 के 6 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे। कब होंगे कब नहीं होंगे, नेशनल इमरजेंसी में कितने होंगे, जो मैंने आपको लिखवा दिया। अब पढ़ लेते हैं। लेकिन कि दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। फर्दर 6 फंडामेंटल राइट जो गारंटी देते हैं 19 के, इनको सस्पेंड कर सकते हैं जब जहां पे वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया हो। और लेकिन नॉट ये सस्पेंड नहीं होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल इमरजेंसी, अपने ही देश में खुद की वजह से कोई इमरजेंसी लगाई होगी तब नहीं होंगे ये सस्पेंड। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट, पढ़ा लिया मैंने, ठीक है। ये लाइन रिपीट होगी। आगे चलते हैं। 20 भी पढ़ लिया हमने, 21 भी पढ़ लिया। 21A कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कहते हैं जो 6 आर्टिकल सस्पेंड होते हैं 19 के, वो कौन कौन से हैं? स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। एक रट के रखना है, पेपर वाला पूछेगा। मतलब 19 का 4 पार्ट क्या कहता है, 19 का 6 वाला पार्ट क्या कहता है। जहाँ वहाँ पे लिखे गए होंगे ऐसे लिखा होगा राइट टू प्रोफेशन, तो वहाँ पे लिखोगा आर्टिकल 19 का A है, B है, C है, D है। तो अगर पढ़ के गए होंगे घर से तो आप इनको टिक करके आओगे। इसको रट लेना अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट है सारे ये आपके आर्टिकल जो 19 है। देखो आगे चलते हैं। देयर स्कोप, ये भी सुन लेना कि मैं कौन कौन से बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बोलता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ध्यान से सुन लेना है। जितने अभी तक ये सुपर इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट थे। आगे जो है जो मैं आगे बताने वाला हूँ ये आपके इंपॉर्टेंट है नहीं है, इतने पेपर में अभी तक पूछे नहीं है, ये आगे इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको सिर्फ अपनी आंखों से एक बार निकाल देना, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। लिखा गया कि 31A की बात करें, ये लॉ को सेव करने की बात करता, कहता है हर स्टेट के अपने लॉ होने चाहिए। 31 का B कहता है कि कुछ रेगुलेशन, कुछ एक्ट होने चाहिए वैलिड 9th शेड्यूल में जो चीज़ें हम बोलते हैं, तो उनके रेगुलेशन की बात कर रहे हैं लॉ की। उसको 31C कहता है कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लॉ एक अपना इफेक्ट क्रिएट करने वाले होने चाहिए। बाकी उसके बाद बोला गया कि देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स या इंटेलिजेंसी की बात करें, इनके लिए ये बड़े कम होते हैं, ठीक है। अब देखो कोई आर्मी वाला होगा, वो तो है नहीं, उसका मन करेगा नहीं यार आए तो मैं पिज़्ज़ा खाने निकलूंगा बाहर, नहीं यार आए तो मैं सनासर ही जाऊँगा, ऐसा नहीं जा सकता। वो उसकी ड्यूटी है भाई, रिस्ट्रिक्शन है वो उसकी। जो पैरामिलिट्री फोर्स के होते हैं ये तो है नहीं, वो तीसरे दिन घर में घुसे हैं, उनकी जब छुट्टी होगी वो तभी वहाँ पे से निकलेंगे और तभी वहाँ पे घर जा पाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। देखो नेक्स्ट वाले पेज पे हम एक एक आर्टिकल को फिर द्वारा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल नंबर 112 आपसे पूछे ये किसकी बात करता है, स्टेट की बात करता है। आपसे कोई पूछे जो स्टेट है, जो भारत है हमारा, उनको पूछे जो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 12 में आता है। कहते हैं इसमें कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। कहता है जहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, यानी कि लॉ बनाने वाले हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसको चेक करने वाले हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट में लिखा गया कि गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, म्यूनसिपलिटी, ये आपको जहाँ पे देखने को मिलती हैं। और स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज वो भी आपको देखने को मिलती है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी, और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी ना हो, इनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। कुल मिला के आर्टिकल 12 आपका किसकी बात करता है, स्टेट की बात करता है। स्टेट यानी कि उसने भारत की बात करें, इंडिया की। आर्टिकल नंबर 13 की बात करिए, क्या कहता है 13 वाला कहता है ये जहाँ पे जो लॉ बने गए उनको चेक करता है, लॉ बने गए हैं उनको चेक करता है। जुडिशियल रिव्यू होता है, पर जुडिशियल रिव्यू जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा नहीं गया है, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब इतना सा है, चेक करता है कि कानून जो बने हैं वो ठीक बना नहीं बना, लॉ को चेक करना कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है,
रहेगा याद, क्या बोला मैंने, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो। आर्टिकल नंबर 13 जे कहता है आपका जुडिशियल रिव्यू। बताया मैंने आपको, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर कौन सा है 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर है 226 और कोई जहाँ पे इनवैलिड देखने को मिलता है। 14 पे आओ, 14 वाला मैंने अभी बताया आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, कल का मैंने पढ़ाया, आज आप पढ़ के आए होंगे। तो सिर्फ जहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर जो 14 है ये किसकी बात करता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। द कंसेप्ट ऑफ द इक्वलिटी बिफोर लॉ का ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। बोला गया कि लॉ सबके लिए बराबर है, लॉ सबके लिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके लिए कानून बराबर है। ये नहीं कि आपको सजा ज़्यादा दे दी, आपको सजा कम दे दी, नहीं। आर्टिकल 14 कहते हैं कि इक्वालिटी, और इक्वालिटी शब्द लिया कहाँ से गया है, ब्रिटेन से। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की बात करें, ये आपका अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका अमेरिका से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखें दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों का लिया अलग है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसका मीनिंग है the absence of any special privileges in favor of any person, the equal subjection of all person to the ordinary law of the land administered by ordinary law court। नो पर्सन, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, ठीक है, उसको कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी, उसके लिए स्पेशल कोई भी कानून बना के नहीं दी जाएगा। किसी ने कानून कोई अपराध किया, कोई ऑफेंस किया, ठीक है, उसको बोला भाई तू सोफे पे बैठ, दूसरे बोला भाई इसको पीटो जाके, ठीक है, तोड़ो उसकी टांगे, ऐसा नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, ये चीज़ें उसके लिए, सबके लिए क्या है, कानून सेम है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जिस टाइम अंग्रेजों के राज चल रहा था तो हमारे इंडियन वाले बड़ी सारी चीज़ें देख रहे थे, उनको नोट कर रहे थे कि क्या क्या हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, बस उसके बेस में उन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कल को कोई ऐसा हमारे कंट्री में देखने को ना मिले। जो दूसरा कंसेप्ट लिखा गया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दूसरे वे में बोला गया कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, बोथ प्रिविलेजेस, कंफर एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉ, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सम लॉ, सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। भाई चीज़ को कह रहा है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वी हैव टू ट्रीट इक्वली, ठीक है, इक्वली ट्रीट करना हमने। बाकी सब डिटेल में चीज़ें निकलती हैं, वो देख लेंगे कभी हम। कहते हैं एक्सेप्शन है इसमें कुछ, एक्सेप्शन ये है, आप जे इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ या राइट टू इक्वालिटी आप कुछ बंदों पे नहीं लगा सकते, चाहे उन्होंने क्राइम भी किया हो, आप उनके ऊपर नहीं लगा सकते। आप लोग वो कौन से बंदे हैं, प्रेसिडेंट हो गया, हमारे देश का गवर्नर हो गया, उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, उनको कोई भी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं होंगे, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। ये ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 361 इनकी इम्यूनिटीज की बात करता है। आर्टिकल नंबर 361 इनकी इम्यूनिटीज बात करता है कि राइट टू इक्वालिटी प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए ये इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इनके लिए कोई भी इम्प्रिजनमेंट, कोई भी इनको सजा, कोई भी इनको जेल जाने की बात नहीं करेगा, कोई भी इनके ऐसे नहीं बोलेगा कि इनको ऑफिस से इनको सस्पेंड कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ करना होगा पहले इनको 2 मंथ पहले नोटिस देना पड़ेगा। पहले इनको क्या करना है, रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पेपर क्वेश्चन आएगा कि कितने मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, आप लिखोगे 3, 4, 5 मंथ, उधर 2 मंथ को टिक करके आपको आना पड़ेगा। इसे कहते हैं डिटेल स्टडी। जो भी मैं करवा रहा हूँ डिटेल चीजें करवा रहा हूँ मैं आपको, मतलब क्वेश्चन बनेगा इधर से बनेगा। आपको लक्ष्मीकांत की पूरी बुक की पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, लक्ष्मीकांत के नोट्स बने हुए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं आता जीके का, ये पॉलिटिकल खासकर। 15 की बात करें, देखो 15 वाले की बात करें